चलो डिस्कस करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मॉडर्न फाइनेंस में आप बात करें तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन हैं आप उस डिसीजन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हो। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, क्यों हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी डिस्कस करेंगे इसके रीजंस को विथ डिटेल में। अब पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो मनी की जो वैल्यूएशन है हम एक टाइम के रेफरेंस में देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी कर रही है या फिर चेंज कर रही है। तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में मनी की बात करें तो क्या हर टाइम जो मनी की वैल्यू है वो एक जैसी है या फिर टाइम के साथ हम इसके वैल्यू में चेंजेस देख रहे हैं। तो हमने कहा कि चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन हो उसमें हम इसको कंसीडर करते हैं। तो टाइम वैल्यू मनी रिफ्लेक्ट क्या करता है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर रुपये की वैल्यू को हम आज के डेट में कंसीडर करें तो कल के डेट से या फिर फ्यूचर में जो वैल्यू होगी उसी पर्टिकुलर मनी की, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आज के टर्म में होगी। यानी अ रुपी इज मोर वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गर इन करेंट या फिर टुडेज टर्म एज कंपेयर टू फ्यूचर। ठीक है, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी आने वाले टाइम के कंपेरिजन में आज से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद हम मनी की बात कर रहे हैं तो उसके कंपेरिजन में आज के टाइम पे जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। यानी 1 रुपया मेरे पास आज है उसकी वैल्यू, और 1 रुपया मैं आज से 5 साल के बाद की बात करूं तो 5 साल के बाद वाला वैल्यू क्या है, आज के कंपैरिजन में वो कम है। आज वाला पैसा आपका ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिए, आज आपने दिया, तो वो कहे कि ठीक है मैं 2 साल बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। तो 2 साल बाद अगर 10,000 रिटर्न करता है तो अब ये बताओ कि आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कि फायदा या नुकसान, कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है, नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ, बिल्कुल वो अगर 2 साल के बाद अगर रिटर्न कर रहा है तो 2 साल के बाद अगर 10,000 ही रिटर्न कर रहा है तो 10,000 में वो सारी चीजें मैं नहीं खरीद पाऊंगा जो आज के टाइम पे वो खरीद सकता था। क्यों, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया। या फिर दूसरे तरफ आप अगर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किए होते तो कुछ ना कुछ आपको उसमें रिटर्न मिल जाता। तीसरी चीज, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, वो पैसा आपका वापस न करे तो वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम वैल्यू मनी ये सिग्निफाई करता है कि जो पैसा आप आज रिसीव कर रहे हैं या फिर जो आपके पास आज है वो कल के पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर स्ट्रांग है। ठीक है, तो रुपी टुडे इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रुपी एट द एंड ऑफ 1 ईयर और एट द एंड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर या फिर फ्यूचर में जब हम बात कर रहे हैं तो आज की वैल्यू आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि रुपये की वैल्यू को हम सेम कंसिडर नहीं कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी जैसे जैसे समय चेंज होगा उसी पैसे की वैल्यू आपकी चेंज होगी, और चेंज होगी फ्यूचर में हम रिस्पेक्ट में बात करें तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके इस पे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी
फाइनेंशियल डिसीजन में हमने कहा कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, आप क्या कंपेयर करते हो कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पे जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न फ्यूचर में जनरेट होगा। तो क्या वो रिटर्न जो फ्यूचर में जनरेट हो रहा है उसको आप एज इट इज एब्सोल्यूट टर्म में कंपेयर करोगे, या फिर उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब हम कंपेयर करेंगे। जैसे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यानी हम कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ। और इसका जो बेनिफिट है आप फ्यूचर में रिसीव करोगे, तो फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा, ठीक है, जो आपका रिटर्न होगा वो बेसिकली क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। तो कैश आउटफ्लो तो आपका आज के टाइम पे है, जीरो टाइमलाइन पे है, लेकिन इनफ्लो क्या है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसीव करोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिटर्न या फिर बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 2 3 4 जब भी रिसीव कर रहे हो, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो पीरियड टाइम में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम एक लेवल पे कंपेयर करते हैं ना, एक सिमिलर पैटर्न पे होना चाहिए ना, सेम लेवल पे होना चाहिए ना। तो अब क्योंकि ये रिटर्न तो आपका फ्यूचर का है और इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका प्रेजेंट टर्म का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्यूचर के इनफ्लोज हैं उनको प्रेजेंट टाइम में लेके आना पड़ेगा। और प्रेजेंट टाइम में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिस्काउंट करते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, या फिर डिस्काउंट रेट है। उस डिस्काउंट रेट से क्या करेंगे, फ्यूचर के इनफ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। मुस्कान, अमृता, अर्पणा, कल्पना, मैसेज करो फटाफट। आवाज आ रही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो आउटलेज है या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो आपके बेनिफिट्स हैं यानी कैश इनफ्लोज हैं, तो उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अमाउंट को एक लेवल पे रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट आज का है और ये रिटर्न क्या है, आने वाले कल का है, फ्यूचर का है। तो हम प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर को भी प्रेजेंट में ले आना पड़ेगा। तो फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनफ्लो है, अब अकाउंटिंग और फाइनेंस के टर्म्स में बात करें, तो जो इनफ्लो आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स हो, लेकिन बट बिफोर डिप्रिसिएशन हो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में हम ये सारे चीज कैलकुलेट करके आपको सिखाएंगे। तो कैश इनफ्लो, यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं या फिर डिप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनफ्लो आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रॉफिट होता है आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करते हो उसमें नॉन कैश आइटम जैसे कि डिप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन की वजह से होता क्या है, कैश का आउटफ्लो तो होता नहीं है, लेकिन आप उसको एज ए एक्सपेंस करके दिखाते हो तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कैश इनफ्लो होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा बट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले होगा। तो मीनिंगफुल कंपेरिजन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं उसको हम क्या करेंगे, सेम लेवल पे ले आएंगे और फिर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है। अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि हमें बेनिफिट या फिर रिटर्न मिल रहा है। फिर उसको भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके मुकाबले जितना हमें चाहिए था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ही कंपेयर करके देख लोगे कि आपको कितना बेनिफिट चाहिए था और इसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, ठीक है। एनपीवी आप कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस में है या फिर माइनस में है या फिर जीरो आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको वैल्यूएट करोगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कंपेरेबिलिटी का, कि टाइम को इन्वॉल्व करें। अगर हम टाइम को इन्वॉल्व नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि आज हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5 साल में हमें 5 लाख रुपया मिल गया,
तो 5 लाख में से 1 लाख हमने माइनस कर दिए, तो आप दिखाओगे कि 4 लाख का हमें बेनिफिट हो गया। क्या इन रियलिटी एक्चुअल टर्म्स आपको 4 लाख का बेनिफिट हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो 4 लाख की वैल्यू आपको 5 साल के बाद मिल रही है। ठीक है, यानी जो 5 लाख मिला वो 5 साल के बाद मिला। तो बेनिफिट जो आप 4 लाख कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। तो टाइम को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या करेंगे आप? उसके वैल्यू को, जो 5 लाख आपने एज ए बेनिफिट कंसीडर किया है, उस बेनिफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जैक्टली कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जीरो टाइम लाइन पे ले आ सकते हैं, या फिर कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम आप जैसे कंपेयर करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। जीरो वाले टाइम पीरियड को भी आप क्या कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल आगे लेके जा सकते हैं। वहां पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि आज से अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पे हमारे हमारे को रिटर्न 5 साल में कितना मिल जाता है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो जाता है, तो वैसे भी कंपेयर हो जाता है। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं कि सेम टाइम लाइन पे लेके आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट इन टाइम पे लेके आ रहे हैं, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। चलो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार फिर से बता देता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या सिग्निफाई करता है कि वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव टुडे इज मोर देन इट्स वैल्यू रिसीवेबल आफ्टर सम टाइम। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आपके पास पैसा आज पड़ा हुआ है, या फिर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो कल वाले पैसा रिसीव करने के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। यानी आज के टाइम पे 1 रुपये की वैल्यू कल वाले रुपये के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वाई, यानी आज के टाइम में प्रेजेंट टर्म में रुपये की वैल्यू ज्यादा क्यों है, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम क्यों है, लेस वैल्यूएबल क्यों है, प्रेजेंट में मोर वैल्यूएबल क्यों है। तो इसके रीजन को हम समझेंगे 3 पॉइंट से। ठीक है, पहला रीजन क्या है बताओ? इसका पहला रीजन क्या है? रिस्क। और कौन से रिस्क की हम बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। आपने किसी को पैसा दिया या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो रिटर्न ना मिले, किसी को आपने दिया और डिफॉल्ट कर गया, आपका पैसा वापस नहीं आया, तो यहाँ पे आपका रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है टाइम वैल्यू मनी के पर्सपेक्टिव में, पहला चीज। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रिलेटेड है कि फ्यूचर में आपका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका पहला रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हम किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? परचेजिंग पावर से। बिल्कुल सही। तो परचेजिंग पावर आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से क्या होती है बताओ? परचेजिंग पावर फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? समझ में आ रहा है ना? अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। जो चीज आप आज 100 रुपये में खरीद सकते थे या फिर खरीद सकते हैं, उसी चीज के लिए आपको आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस वजह से आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर आपके डिक्लाइन हो गई। तीसरा रीजन क्या है इसमें? री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। री
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी इस पैसे को इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको रिटर्न या बेनिफिट आज मिलता, अर्ली मिलता, जितना जल्दी मिलता, हम इसको दोबारा से इन्वेस्ट करके इस पे इंटरेस्ट या फिर बेनिफिट जनरेट कर सकते थे। पहले वाले में तो रिस्क है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वापस आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, आपका परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई। तीसरा, हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अगर आपके पास आज के टाइम पे वो इनफ्लो होते तो आप क्या कर सकते थे, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि इनफ्लो आया, उस इनफ्लो को हम दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप जो बेनिफिट है, रिटर्न है या फिर इंटरेस्ट है, वो उसको लूज करते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया और वो 5 साल के बाद दे रहा है, अगर वो आज आप कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो आपको उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता, बेनिफिट आपको मिल रहा होता, तो ये आप लूज कर रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। तो टाइम वैल्यू मनी में ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस वजह से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने कहा क्या चीज कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये 3 फैक्टर्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो रिस्क वाला एलिमेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को आप मैनेज कर सकते हैं कि चलो हमने सिक्योर कर लिया किसी तरीके से, इंश्योरेंस करा लिया इसका, इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट, तो काफी हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ना दिखे, तो यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा इस केस में, इरेलीवेंट हो जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर रिस्क होता है तो आपने उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको रिकवरी हो जाएगी। समझा है? दूसरा देखो, इन्फ्लेशन, अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं हो रही है, मोर और लेस चीजों के दाम उतने ही हैं जितने पहले थे, तो क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर पहले जो थी अभी भी वही है, तो परचेजिंग पावर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यानी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस केस में भी क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये तो आप मिस करोगे, ये कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होते तो आप इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते, तो इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका रेलिवेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हमने देख ली। ठीक है, तो गेटिंग मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल रेदर देन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अगर इसको हम कुछ टाइम के बाद रिसीव करते हैं। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किस टर्म में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्म में देख रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, इस पे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न जो आपका एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रेट, वो रेट जिससे आप फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करते हो। तो क्या है, ये वो रेट है जिससे आप फ्यूचर के इनफ्लोज को, वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर 5 साल के बाद कोई आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इस रेट से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आगे चल के हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तेरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की हमने बात कर ली कि जो भी आपका अमाउंट है अगर आज के टाइम पे रिसीव हो रहा है, अर्ली रिसीव हो रहा है, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो फंड्स रिसीव टुडे would earn a rate of return which may not be possible in case they are received later। बाद में अगर रिसीव हो रहा है तो उस पर रिटर्न जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, उसको उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मैंने एक्सप्रेशन बता दिया कि रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिस्काउंट रेट के रूप में हम इसको देखेंगे। तो कंसेप्ट, अगर हमें टाइम वैल्यू मनी को समझना है तो दो तरह के कंसेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। एक आपका कंपाउंडिंग और दूसरा डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है और डिस्काउंटिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग तो जानते ही हो। ठीक है, जो आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट की भी प्रिंसिपल के साथ जो वैल्यू निकल के आती है उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग जानते हो। डिस्काउंटिंग क्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग आने वाले मतलब इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, सिंगल फ्लो क्या होता है, मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सारा कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो, कुछ छूट गया हो तो। ठीक है, सब कवर हो गया। तो समझ में आ गया आप सबको टाइम वैल्यू मनी, बता लोगे? कोई भी पूछे तो? ठीक।